जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मध्य प्रदेश शासन पंचायत विभाग ने जारी किया आदेश, ग्राम पंचायत में प्रधान को मिलेगा पुनः प्रभार। शहर के वार्ड नंबर 10 राजानगर की परेशानी, ना रिश्तेदार आ रहे हैं ना शादी के लिए आ रहे रिश्ते। फेसबुक में भगवान श्री राम पर कथित टिप्पणी करने वाले अधिवक्ता की जमानत याचिका खारिज, भेजा गया जेल। पद्मेश 24/7 पर खबर दिखाए जाने के बाद नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 के प्रभारी की शुरू हुई जांच, सीएमओ बोले बर्खास्त की होगी कार्रवाई। कलेक्टर कार्यालय में जाना है तो हेलमेट हुआ जरूरी, एक दिन में 10,000 रुपए की हुई वसूली। एमएलबी स्कूल में आयोजित स्टेनो परीक्षा पर परीक्षार्थियों ने लगाए गंभीर आरोप, जिम्मेदारों ने दी सफाई। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से पहले किसानों को किए गए वादे की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। धान खरीदी के 1 महीने बाद भी किसानों को उनकी राशि का पूरा भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण रोजाना ही सैकड़ों की संख्या में किसान केंद्रीय सहकारिता बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट शाखा वाराणसी के अंतर्गत 10 सोसाइटी आती है, जिसके 12 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 8,802 किसान पंजीकृत थे, जिनमें से 3,430 किसानों से 14 लाख क्विंटल धान शासन के द्वारा खरीदी की गई है। इसमें इतनी बड़ी संख्या में किसान सोसाइटी और बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं। आपको बताया कि कुल भुगतान 28,07,20,328 रुपये होता है, जिसमें वर्तमान तक केवल 9,81,00,000 रुपये का भुगतान बैंक के द्वारा किसानों के खाते में किया गया है, जिसमें 18,26,00,000 रुपए का भुगतान बाकी है, जिसके लिए किसान परेशान है। मैं इसलिए आया था कि करीब 15 से 20 दिन पहले मैंने धान डाला हूँ काजी सोसाइटी में। मेरा पेमेंट अभी तक नहीं आया और मेरे को पैसे की आवश्यकता है, इसलिए मैं बार बार सोसाइटी या बैंक आ रहा हूँ। अभी किसानों को किस प्रकार के काम है? किसानों को अभी देखो क्या है कि हमने रब्बी लगाना है, गेहूँ काटे हैं, मैंने गेहूं के लिए सोडा मारना है, मैंने काश्तकार को भैया हर प्रकार की पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, तो इसलिए पैसे के लिए बार बार मैं आ रहा हूँ। मेरा धान का पैसा अभी भी चेक करवाया तो नहीं आया है। क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं कि अभी मैंने साहब से बात किया तो वो ये बोल रहे हैं कि पहले ऑफलाइन था क्या और अब ऑनलाइन हो गया तो पैसा डलेगा, यही बोलते जा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि हमारा काश्तकारों का पैसा जो हमने धान मेहनत से पका करके सोसाइटी में डाले हैं, कम से कम हमारा पेमेंट आ जाए। आने वाली जो गृहस्थी है हमारी, वो हमारी बनी रहे, पैसा आना चाहिए। काश्तकार परेशान हो रहा है यहाँ। मैं तो पेमेंट के लिए आया था, आया या नहीं आया करके जानकारी लेने। तो आ गया क्या पेमेंट? नहीं आया है। चर्चा करें कब आएगा? चर्चा मैंने नहीं किया, मगर पूछा यहाँ पर तो नहीं आया बोले। जैसे बोलने में आ रहा है कि 15 जनवरी के बाद पेमेंट आएगा, तो अभी किस प्रकार की समस्या हो रही है किसानों को? किसानों को तो सारी समस्या हो रही है। किसान ये उम्मीद लगा के बैठा है, धान देने के दूसरे दिन तीसरे दिन से यानी उम्मीद लगा के बैठता है कि मैं धान देता हूँ तो मुझे पेमेंट मिल जाए तो सारी समस्या दूर हो जाएगी, मगर पेमेंट आ नहीं रहा है। 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, जब से सरकार ने धान खरीदी चालू की है उस दिन से अभी तक किसी भी किसानों को पेमेंट नहीं डाला है। कब धान दिए थे आपने? 6 तारीख को दिया। पेमेंट आ गया? 12वें महीने नहीं, पेमेंट नहीं आया। पर्ची पे भुगतान हो गया करके ऐसा लिखा, कुछ बता रहे थे आप, क्या है? 7 दिन के अंदर में आपके खाते में राशि पहुंच जाएगी, ऐसा लिखा है। भुगतान हो गया है। हो गया क्या भुगतान? नहीं अभी नहीं। तो अधिकारियों से बात करे थे क्या किसी से? नहीं, आज चेक करवाने आए थे तो खाते में नहीं आया। करीब कितने का पेमेंट है आपका? वो लगभग 150 बोरी है, तो 60 कुंटल का। 60 कुंटल का 1,15,000 1,15,000 लगभग आएगा। जैसे 15 तारीख के बाद आएगा बोल रहे हैं, तो समस्या क्या है? हाँ, समस्या हुई पैसे की। अभी तो एडजस्ट करना पड़ेगा, कहीं से कर्ज लेके चलाना पड़ेगा। कर्ज लेके करना पड़ेगा। कार्यक्रम है सब गाँव में। अभी मेरी ब्रांच में 10 समितियां हैं और 12 सेंटर हैं।
जिसमें अभी तक कुल 1,44,701 कुंटल खरीदी हुई है। 3,430 सदस्य हैं और कुल पंजीयन जो है वो है 8,802 लोगों का, जिसमें 28 करोड़ 7 लाख रुपए का पेमेंट था, जिसमें से 9 करोड़ 81 लाख का भुगतान किया जा चुका है तथा 18 करोड़ 26 लाख रुपए आना शेष है। तो सर ये राशि कब तक आ पाएगी? एक आध सप्ताह में आ जाएगी राशि। अभी यानी EPO जनरेट नहीं हो रहे थे, डायरेक्ट यानी परिवहन नहीं हो रहा था। अब डायरेक्ट परिवहन होना चालू हो गया तो शीघ्र ही राशि यानी कृषकों के खाते में आ जाएगी। जैसे सर परिवहन की स्थिति तो अच्छी देखी जा रही थी, परंतु ये राशि नहीं आना किस कारण से? वो ऑफलाइन यानी ट्रांसपोर्टिंग चल रही थी, इस कारण यानी कृषकों के खाते में पैसा नहीं आया है। अब यानी 2-3 दिन से जो है कृषकों के खातों में डायरेक्ट पैसा आ रहा है। अब यानी डायरेक्ट यानी ट्रांसपोर्टिंग चालू हो गई है। और सर ऐसी कौन सी समितियां बची अभी जहां पे जैसे साउंगी बोलते हैं पैसा ही नहीं आ रहा है वहां पे अभी तक? एक भी नहीं आ रहा था। साउंगी की हमारी जो सेंटर जो है खापा है, खापा का पैसा आ रहा था, साउंगी का नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी जो ट्रांसपोर्टिंग है वो ऑफलाइन हुई थी। अब जो ऑनलाइन वो होने लगी है, ट्रांसपोर्ट परिवहन होने लगा है, तो पैसा शीघ्र ही कृषकों के खाते में आ जाएगा। जैसा सर सुनने में आ रहा है कि अब जो पेमेंट आना है वो 15 जनवरी तक लग जाएगा करके, ऐसा? हाँ, जब उसके पहले आ जाएगा, एक आध सप्ताह में पैसा यानी आ जाएगा, कृषकों के खाते में पैसा आ जाएगा। मलाजखंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बसिन खार निवासी कृषक राजेंद्र धुर्वे 47 वर्ष ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के विषय में यही जानकारी मिल रही है कि उसे आंख में कम दिखाई देता था, इसलिए वह बहुत अधिक मानसिक रूप से परेशान रहता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 जनवरी की शाम करीब 5 बजे राजेंद्र खेत से अपने घर आया और कुछ देर बाद टॉर्च लेकर अपने घर से निकला था, किंतु वह रात में घर वापस नहीं आया। परिजनों द्वारा खोजबीन करने के बाद भी राजेंद्र गांव मोहल्ले में नहीं मिला। 3 जनवरी को सुबह परिवार के लोगों ने मवेशी बांधने वाले स्थान पर राजेंद्र की लाश फांसी पर लटकी हुई देखी। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देश पर 4 जनवरी को जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाल ने अपने अमले के साथ कलेक्ट्रेट गेट पर वाहनों की जांच की कार्रवाई की। इस दौरान उनकी टीम के द्वारा वाहनों के पंजीयन से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की गई और बगैर हेलमेट पहने वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान उनकी टीम द्वारा वाहनों के पंजीयन से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की गई और बगैर हेलमेट पहने वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। जिला परिवहन अधिकारी श्री गढ़पाल ने बताया कि आज इसी कार्यवाही में 40 दोपहिया वाहनों की जांच की गई है और 10,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। उन्होंने बताया कि यह कार्यवाही आगे भी की जाएगी। कलेक्ट्रेट गेट पर प्रातः 10 बजे ही परिवहन अधिकारी अपनी टीम के साथ पहुंच गए थे। कलेक्ट्रेट गेट पर की जा रही हेलमेट एवं दस्तावेजों की जांच को देखकर बगैर हेलमेट के कार्यालय आ रहे शासकीय सेवक एवं अन्य व्यक्ति दूर से ही वापस लौट गए और घर जाकर पुनः हेलमेट लगाकर वापस आए। सड़क सुरक्षा के संबंध में हमारी बैठक हुई थी। माननीय जस्टिस साहब आए थे। सड़क सुरक्षा समिति जो होती है सुप्रीम कोर्ट की ऑन रोड सेफ्टी कमेटी, उसके चेयरमैन जब आए थे तब कलेक्टर ने एक आदेश निकाला था कि कलेक्ट्रेट में आने वाले सभी वाहन चालकों को हेलमेट अनिवार्य वैसे भी पहनना चाहिए। आदेश की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसी तारतम्य में आज हमारे द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। जो भी चालक हेलमेट लगा के नहीं आ रहे हैं तो 250 रुपये का चालान हो सकता है। बैयर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कलेगांव के बेगाटोला में इसी ग्राम के युवक जगदीश धुर्वे 22 वर्ष की कुएं में गिरने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 जनवरी की शाम को जगदीश पानी के लिए कुएं में गया था और कुएं से पानी निकालते समय उसे अचानक फीट का दौरा आने से वह कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। 3 जनवरी को बैयर थाने के सहायक उप निरीक्षक प्रमोद बागरी ने मृतक जगदीश की लाश पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एक बार फिर जिला प्रशासन के द्वारा रोको टोको अभियान के तहत पूरे जिले में कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी कड़ी में 17,000 रुपये जुर्माना कार्रवाई की गई। यही नहीं, नगरीय क्षेत्र में तो 5 महीनों के भीतर ही मास्क नहीं पहनने वालों पर 1 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया जा चुका है। 4 जनवरी को तहसील परसवाड़ा में अनुविभागीय अधिकारी बैयर तन्मय वशिष्ठ शर्मा के मार्गदर्शन में रोको टोको अभियान के तहत बिना मास्क के घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। 120 लोगों से 75,900 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
बैयर में 19 लोगों से 1900 रुपये तथा बिरसा में 29 लोगों से 2900 रुपये का जुर्माना वसूला गया। नगरीय क्षेत्र बालाघाट में एसडीएम केसी बोपचे के मार्गदर्शन में रोको टोको अभियान के तहत 56 लोगों पर मास्क नहीं लगाने के कारण 4830 रुपये का जुर्माना वसूला गया। नगरीय क्षेत्र बालाघाट में 6 अगस्त 2021 से 3 जनवरी 2022 तक बगैर मास्क वाले लोगों से 1,13,760 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नेत्रा के समीप खेत में एक कृषक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। ग्रामीण पुलिस ने मृतक कृषक फुलचंद उर्फ फोगल पिता सोगुलाल लारे 51 वर्ष की लाश बरामद की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 जनवरी को फुलचंद अपनी पत्नी और बेटे के साथ कृषि कार्य और सब्जी भाजी की देखरेख करने के लिए खेत गए थे। शाम 5 बजे फुलचंद खेत में था और उसकी पत्नी और बेटा आतिश घर आ गए थे। शाम 6 बजे करीब फुलचंद के घर नहीं पहुंचने पर उसका बेटा आतिश अपने पिता फुलचंद को देखने के लिए खेत गया। अंदर उसे कुछ महसूस हुआ। जब उसने कुएं के अंदर उतरकर देखा तो कुएं के अंदर उसके पिता फुलचंद की लाश थी। लांजी नगर के बालाघाट मार्ग पर स्थित श्रीखंडे ऑटोमोबाइल्स हीरो मोटोकॉर्प के संचालक अविनाश श्रीखंडे से बीती रात लगभग 8:30 बजे अज्ञात लोगों के द्वारा चाकू दिखाकर लगभग 4 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना के संबंध में अविनाश श्रीखंडे ने जानकारी में बताया कि वह 3 जनवरी को रात्रि लगभग 8:30 बजे रोज की तरह शोरूम बंद करके स्कूटी की डिक्की में पैसे से भरा बैग रखकर अपने घर गुजरी चौक लांजी की ओर जा रहा था। शोरूम से लगभग 100 मीटर दूर पहुंचा ही था कि सामने से 2 युवकों ने धारदार हथियार दिखाकर स्कूटी रोक दी। जब आसपास मुड़कर देखा तो दोनों तरफ और लोग घेरने लगे और पीछे भी लोग खड़े नजर आए, जिनके हाथों में भी हथियार जैसे कुछ नजर आ रहा था। जिसके बाद वह डर से जान बचाने के उद्देश्य से स्कूटी और स्कूटी की चाबी छोड़कर वहां से भाग गया। फिर चोरों ने स्कूटी की डिक्की से रुपए का बैग निकालकर बंदी के रास्ते भाग गए। इस दौरान मार्ग पर आने जाने वाले ने राहगीर भी नजर आए, लेकिन कोई रुका नहीं। घटना को उनका छोटा भाई अजय श्रीखंडे के अलावा सामने भवन निर्माण कार्य कर रहे मजदूरों भी लूट की वारदात को देखा, किंतु लुटेरों के हाथों में धारदार हथियार देखकर किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। लूट में 7 से 8 लोग शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही इसकी सूचना तत्काल ही पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी ली गई एवं टीम तैयार कर देर रात तक छानबीन की जाती रही। कल मेरे साथ एक दुर्घटना घटी। मैं रोज की तरह अपनी शॉप 8:30 बजे बंद करके जा रहा था, तो 200 मीटर दूरी पर ही मुझे कुछ लड़कों ने पैसे मेरे से लूट लिए। कितने संख्या में रहे वो लोग? वो कम से कम 7 से 8 लोग थे। कितने समय की बात? ये लगभग यानी करेक्ट 8:30 बजे की बात है। पहले मैं निकला बंद करके, भाई मेरे पीछे आ रहा था बंद करके। आपके भाई पीछे आ रहे थे आपके? लगभग 4 लाख रुपए थे, जिसमें से हमको कंठस्थ राशि याद है वो 2000 के 80 नोट थे, 500 के 4 बंडल थे, 100 के 2 बंडल थे और 50 के 3 बंडल, 20 के 2 बंडल। ऐसे लगभग 4 लाख से ऊपर पैसे थे। लगभग 4 लाख रुपए के लगभग थे। तभी फिर उसके बाद पुलिस को सूचना की आपने? हाँ, पुलिस को हमने सूचना दी है। पुलिस आई थी, क्या बोल रही? पुलिस ने रिपोर्ट लिखाई है। नगर के उत्कृष्ट मैदान में आयोजित आनंद उत्सव मेला में लगाई गई कपड़ा दुकान के 2 नौकर अपने मालिक के 28,900 रुपये का एक मोबाइल और नकदी 10,000 रुपये एवं कुछ नए कपड़े चोरी कर फरार हो गए। चोरी की यह घटना 29 दिसंबर के दिन 1:30 बजे के करीब बताई गई है। कोतवाली पुलिस ने राजकुमार सिंह 46 वर्ष दिल्ली निवासी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके नौकर टिंकू और अरविंद कुशवाहा दोनों ग्राम पुरदिल नगर जिला एटा उत्तर प्रदेश निवासी के विरुद्ध चोरी का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजकुमार को जानकारी मिली थी कि बालाघाट में 24 से 3 जनवरी तक यहां के उत्कृष्ट मैदान में आनंद उत्सव मेले का आयोजन किया जा रहा है। वह दिल्ली से अपने साथी राहुल टिंकू और मजदूर टिंकू और अरविंद कुशवाहा के साथ मेले में अपने साथ लेकर आए थे। 24 दिसंबर से उन्होंने बालाघाट नगर में उत्कृष्ट मैदान में आयोजित आनंद उत्सव मेले में अपनी कपड़े की दुकान लगाया था। यह दुकान रोजाना शाम को 6 से रात्रि 10 बजे तक चालू रहती थी। दिन में सभी लोग उसी दुकान में रहते थे। 29 दिसंबर के दिन 1:30 बजे टिंकू और अरविंद कुशवाहा अचानक मेले से गायब हो गए, जिन्हें राजकुमार ने फ़ोन लगाया तो फ़ोन भी नहीं उठाया। तब राजकुमार ने अपनी दुकान में देखा तो उनका सैमसंग कंपनी का 28,900 रुपये का एक मोबाइल और दुकान में रखे नगद 10,000 रुपये तथा दुकान के कुछ नए कपड़े नहीं थे, जिनकी अनुमानित कीमत 10,000 रुपये बताई गई। इस प्रकार कपड़ा दुकान के 2 नौकर मोबाइल, नकदी और कपड़ा सहित करीब 49,900 रुपये की चोरी कर फरार हो गए। राजकुमार RZD
44 निहाल विहार नांगलोई दिल्ली के द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने टिंकू और अरविंद कुशवाहा ग्राम बुरदिल नगर जिला एटा उत्तर प्रदेश निवासी के विरुद्ध धारा 381 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर दोनों आरोपी की तलाशी शुरू कर दी है। नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 प्रभारी किशोर निमा के द्वारा की गई अमानत में खयानत वाली खबर छपते ही नगर पालिका की राजस्व शाखा में हड़कंप मच गया। मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों के द्वारा समस्त वार्ड प्रभारियों के पास रखी हुई पुरानी रसीदें बुक मंगाकर हिसाब का मिलान किया जा रहा है। एक एक रसीद का मिलान कर सभी वार्ड प्रभारियों से पुरानी रसीद जमा कराई जा रही है ताकि किशोर नेमा की तरह कोई और वार्ड प्रभारी अमानत में खयानत कर नगर पालिका को लाखों रुपए की चपत न लगा सके। वहीं रसीद बुक का मिलान इसलिए भी किया जा रहा है ताकि किशोर नेमा की तरह किसी अन्य वार्ड प्रभारी ने यदि गबन किया होगा तो उसकी भी करतूत सामने आ जाएगी। जहां राजस्व शाखा में मंगलवार को रसीदों का मिलान कर उसे जमा कराने का कार्य तेजी से पूरा दिन चलता रहा। हालांकि राजस्व विभाग में क्या कार्रवाई चल रही है इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि अमानत में खयानत वाली खबर का प्रकाशन होते ही नगर पालिका के राजस्व में हड़कंप मच गई थी, जहां तेजी से पुरानी रसीदों के हिसाब किताब का मिलान कर सभी के रसीद बुकों को जमा करवाया जा रहा है। आपको बताएं कि राजस्व शाखा में पदस्थ वार्ड नंबर 19 का वार्ड प्रभारी किशोर नेमा वार्ड में जाकर जनता से जल और संपत्ति कर वसूल कर पिछले कुछ माह से अपना जेब भर रहा था, जिसने जनता से नगर पालिका के नाम पर टैक्स तो लिया लेकिन उसे नगर पालिका में जमा नहीं किया। इस तरह वार्ड प्रभारी किशोर नेमा ने नगर पालिका को करीब 2.5 लाख रुपए से अधिक की चपत लगाई थी। जहां नगर पालिका द्वारा अमानत में खयानत का शीर्षक लगाकर पूरे मामले का खुलासा पद्मेश 24/7 के द्वारा किया गया। जहां खबर का प्रकाशन होते ही नगर पालिका के राजस्व शाखा में हड़कंप मच गया, जहां तेजी से पुराने रसीदों का हिसाब किताब और मिलान कर रसीदें जमा करवाई जा रही है। बीच में एक ऐसा कुछ अमानत में खयामत वाला मामला सामने आया था, तो क्या उन लोगों ने ऑडिट के लिए दिए नहीं थे? नहीं, अभी तो ऐसा कोई आया नहीं। अच्छा, आपके पास जब ऑडिट के लिए देंगे तभी ऑडिट करते हैं ना जी, अगर नहीं दिए तो? नहीं, तो वो हमारे कार्य क्षेत्र में हमारे पास जब आएगा तभी। आपका काम ऑडिट करना है, अगर आया तो ऑडिट करेंगे, नहीं तो नहीं। अब वो फिर हम लोग उस बेसिस पे देखेंगे कि वित्तीय वर्ष में हम अपना जो रिपोर्ट बनाते हैं उसमें होता है। अभी जैसे कि जानकारी मिली कि वो जो है पुराने वाले अभी ला करके आपसे ऑडिट करा रहे हैं, सही बात है क्या? क्योंकि नगर पालिका के कोई कर्मचारी थे, उनने जलकर या कुछ की था 1-1.5 लाख समथिंग की, तो उनने उस समय नहीं कराया ऑडिट और अब भी करा रहे हैं, ऐसी सूत्रों से जानकारी आ रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं। अभी आप ऐसा कोई मामला है कि पुराने जो बैक डेट के अभी ऑडिट के लिए आए हों? अच्छा, आते हैं कि नहीं बैक डेट के ऑडिट? नहीं, बैक डेट के नहीं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया ने बताया कि जब वे छुट्टी से वापस आए तो उन्हें अमानत में खयानत वाले इस मामले का पता चला। संबंधित अधिकारी से जो जानकारी मिली है उसमें किशोर नेमा की भारी लापरवाही सामने आई है, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि वे 6 जनवरी तक बाहर हैं। 7 जनवरी को जब वे कार्यालय पहुंचेंगे तो मामले का संज्ञान लेकर उक्त मामले से कलेक्टर महोदय को अवगत कराएंगे। यदि वे सहमति देते हैं तो फिर किशोर नेमा को बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी। राज्य चुनाव आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को निरस्त किए जाने के बाद मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायतों के संचालन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत अब ग्राम पंचायतों के बैंक खातों का संचालन पूर्व की तरह पंचायत सचिव और सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक जारी रहेगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव के द्वारा 4 जनवरी को जारी किए गए आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि ग्राम पंचायतों के बैंक खातों का संचालन सचिव एवं ग्राम प्रधान शासकीय समिति के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। इसी प्रकार जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत में भी प्रधान प्रशासकीय समिति पूर्व की भांति की तरह कार्य करते रहेंगे। आपको बताया कि प्रदेश स्तरीय पंचायत चुनाव के निरस्त होने के बाद शिवराज सरकार यह बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब पंचायतों के काम नहीं रुकेंगे और ग्राम पंचायतों में बैंक खातों का संचालन पंचायत सचिव और सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर अध्यादेश जारी करने के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसे पेच में सरकार उलझ गई है, जिसके बाद एक एक कर चुनाव को लेकर जारी किए गए आदेश रद्द करने का दौर शुरू हो गया है। जहां पहले ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया गया, बाद में रोस्टर प्रणाली से लागू किया गया परिसीमन और उसके बाद चुनाव रद्द करने की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई।
इसके बाद नई मतदाता सूची बनाने, उसमें नए नाम जोड़ने और उस सूची का प्रकाशन करने के आदेश भी रद्द कर दिए गए। इसके बाद अब त्रिस्तरीय पंचायतों के संचालन की व्यवस्था पूर्व की भांति किए जाने के आदेश जारी किए गए। ऐसे में सूत्र बताते हैं कि इन सब प्रक्रिया को पूर्ण करने में करीब 1.5 से 2 वर्ष का समय लग सकता है, जहां प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। सूत्रों की बातों पर यदि गौर किया जाए तो ऐसे समय में आगामी 2 वर्षों तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने की संभावना नजर नहीं आ रही है।